दर्शकों, आज हम अपने एपिसोड 55 पे पहुंच चुके हैं। और आज की जो हमारी कहानी है और आज के जो हमारे डोगरा हैं, उनके लिए कुछ शब्द जो मैंने शुरू में लिखे हैं कि हम अपने एपिसोड 55 को कैसे आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो मुझे लगा कि वर्दी से वृक्ष तक एक हरित योद्धा की कहानी इसके लिए एक अप्रोप्रिएट टाइटल होगा, क्योंकि जो इनकी जिंदगी है और जिनके काम हैं वो बखूबी इस टाइटल से मैच करते हैं। कहते हैं कुछ लोग वर्दी पहनकर देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं और कुछ वही लोग वर्दी उतारने के बाद धरती की रक्षा का संकल्प लेते हैं। आज तवी टेल्स में हमारे साथ हैं एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी में 23 वर्षों तक देश की सेवा की और वर्ष 2022 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद अपनी ऊर्जा, समय और संसाधन समर्पित कर दिए किन चीजों के लिए जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हैं: पेड़, पानी और पर्यावरण। पूर्व हवलदार श्री राजकुमार शर्मा जी, जो आज एक हरित प्रहरी हैं, एक सामाजिक प्रेरक और जन जागरूकता अभियान के अग्रदूत के रूप में कार्य कर रहे हैं। पृथ्वी दिवस हो, जल दिवस हो, पर्यावरण दिवस हो या स्वच्छता अभियान, इन्होंने स्कूलों, सार्वजनिक स्थलों और संस्थानों में जाकर हजारों लोगों को न केवल जागरूक किया बल्कि उन्हें स्वयं परिवर्तन का भागीदार भी बनाया। 30,000 से अधिक पौधारोपण, इको ब्रिक निर्माण, वेस्ट टू वंडर की अवधारणा, अपनी पेंशन से नर्सरी स्थापित कर निशुल्क पौधे वितरित करना। बहुत बड़ा काम है ये कि आज की डेट में कोई अपने 5 रुपए नहीं निकालता, ये अपनी पेंशन से नर्सरी स्थापित करके निशुल्क पौधों का वितरित करते हैं। ये केवल एक अभियान नहीं, ये एक जीवन का संकल्प है। आइए जानते हैं इनसे ही हरित यात्रा की कहानी, कैसे इनकी जर्नी वर्दी से वृक्षों की तरफ गई। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है तवी टेल के एपिसोड 55 में। जी और बहुत आज हम सच में ऑनर्ड हैं कि आप जैसा व्यक्तित्व हमारे बीच में है, जिन्होंने तन मन धन से पर्यावरण, पेड़ और पानी, उसकी रक्षा का संकल्प लिया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर विकास। राजकुमार शर्मा जी, तवी टेल्स के जो प्लेटफॉर्म है, हमारा अपना जम्मू का डोगरों का प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म है हमारे डोगरों की जो जिनको हम जेम्स कहते हैं, या अपने जिन पे हमें गर्व है, जो ऐसा कार्य कर रहे हैं जो बाकियों के लिए प्रेरणा बनता है, तो उनको समर्पित है ये कार्यक्रम। और आज का एपिसोड आपको समर्पित है। आज हम आपकी लाइफ जर्नी और आपकी जो कंट्रीब्यूशन और आपकी जो अचीवमेंट्स हैं उनको दुनिया के सामने लाएंगे, उनको सेलिब्रेट करेंगे। और आज ये जो तवी टेल्स का मंच है, ये आपको समर्पित सर। और आपका सभी टीम की सदस्यों की ओर से मैं स्वागत करता हूं। और सर, थैंक आपका हम जो आपकी कहानी है सर, बचपन में जाएंगे। सर, आपका बचपन कहाँ बीता, और ये जो पर्यावरण से जुड़ाव और प्रकृति से आपका पहला जुड़ाव कब हुआ? जी सर, मेरा बचपन जो जम्मू संभाग का जो रियासी जिला है, और मेरा जन्म स्थान गांव विजयपुर, वहीं पे बीता है। और खास बात यह है कि मेरा गांव जो विजयपुर है, ये महान योद्धा जो डोगरा योद्धा रहे हैं, जनरल जोरावर सिंह, उनकी कर्म भूमि भी है। और हम उनके पुरोहित भी हैं। हमारा जो वंश है उनका पुरोहित वंश है। तो हमारे घर के पास ही उनका पैलेस है, जो उनका जो उस समय का पैलेस। तो लगभग उनका जो वंश है वो हमारे घर के आसपास ही रहता है। तो बचपन से ही जो हमारा क्षेत्र है, हमारा जो गांव है, वो प्रकृति की छटा हमें दिखाता रहा है। क्योंकि चिनाब नदी का जो किनारा है, उसी से हमारा गांव लगता हुआ है। और जस्ट चिनाब नदी के दूसरी ओर मेरा ननिहाल है। तो मतलब बचपन तो हमारा पहाड़, नदियां और बड़े बड़े पेड़ों के साथ ही बीता है। और वैसे भी जो हमारा घर है, उसके आसपास
बहुत बड़े बड़े पुराने आम के पेड़, जामुन के, और जैसे पीपल और बरगद के पेड़ रहे हैं, और हम उनकी छाया में खेलते तो थे ही, और बचपन में उनके ऊपर चढ़ के भी खेलते थे हम। तो कहने का मतलब जुड़ाव बचपन से ही है। और जब बचपन में जब हमें मौका मिलता था तो हम पौधे लगाते भी थे अपने खेत में, अपने घर आंगन में। तो ये मतलब कि ये कोई किताबों से, प्रकृति से जुड़ाव मुझे किताबों से नहीं मिला, ये मेरे जीवन से ही मिला है। बहुत जी सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया। और आप वैसे भी वीरों की धरती से आते हैं। आप उनके कुल पुरोहित हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर की सीमाओं का इतना बड़ा विस्तार किया, और जो हम सबके लिए बहुत पूजनीय हैं। अगर आप उस धरती से आते हैं तो आपको दोबारा हमारी इस तरफ से एक नमन। अ, राजकुमार जी, ये जो आपको पर्यावरण के प्रति जो आपको इतना विशेष लगाव मिला, इसमें क्या माता पिता, दादा दादी या घर के किसी और व्यक्ति को आपने क्या उनका अनुसरण किया? आपने उनको देखा कि वो किस तरीके से घर में पुराने रीति रिवाजों की तरह जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी हैं, जैसे तुलसी पूजा हो गई, कभी पीपल के नीचे दिया जलाना हो गया, नीम हो गया, तो क्या आपको ये प्रेरणा घर से मिली या कहीं और से? जी जी, बिल्कुल सही। जो भी बचपन में जो बच्चे को संस्कार मिलते हैं, उनका जो आधार है वो परिवार से ही शुरू होता है। तो हम सनातन, सबसे पहले तो सनातनी है। दूसरा, हम ब्राह्मण भी हैं। तो पूजा पाठ तो हमने बचपन से ही देखते आए हैं। ये जो तुलसी पूजा करना, जहाँ जो हमारे महान वृक्ष हैं उनकी पूजा कर, ये तो हमारे बचपन में हमने देखा है। सबसे बड़ी बात की जो माता पिता थे, उनको भी बड़ा लगाव था। मेरे पिताजी, मुझे याद है कि जब आम का सीजन आता था तो वो क्या करते थे, कहीं उनको आम का बड़ा शौक था, आम बड़े प्यारे थे उनको। वो उस समय देसी आम मिलते थे, हमें टोकरे के हिसाब से लाते थे। आज तो वो रहा नहीं सर। तो हमारे आसपास जो आम के पेड़ थे, हम भी सुबह सुबह जाते थे, आम चुन के लाते थे। तो पिताजी को बड़ा शौक था। वो क्या करते थे, जो नई वैरायटी का आम मिलता था उनको, नई किस्म का अच्छा, तो उसको क्या करते थे, वो पूरा आम ही वो कहीं ना कहीं खड्डे में दबाते थे, जहाँ खेत में चाहे आगे पीछे। तो कुछ पेड़ उनके उस समय के उगाए हुए हैं भी। तो बचपन से हम देखते आए, माता जी को भी शौक था। सबसे खास बात यह है कि मेरे जो बड़े भाई साहब हैं, हम 6 भाई बहन हैं, दो मेरी बहनें हैं, और मैं सबसे छोटा हूँ। मेरे से छोटी एक मेरी बहन है। तो मेरे सबसे बड़े भाई साहब, उनको जब से हमने होश संभाला, तो उनको मैंने पेड़ पौधों से बड़ा लगाव देखा। तो वो कहीं भी जाते थे तो कहीं नई नई वैरायटी के फूल पौधे या कुछ लेके आते थे। चाहे वो चुरा के लाते थे या मांग के लाते, कैसे भी है। और पौधों का कल्चर ऐसा है सर, चुरा के ज्यादा चलता है, कलेक्शन ज्यादा होती है। तो वो लाते थे, और उन्होंने जहाँ तो मेरे को देने, जहाँ वो खुद लगाते थे। और उनके लगाने के बाद तो सेवा मेरे को ही करनी पड़ती थी। उसमें पानी की भी इतनी व्यवस्था ज्यादा होती थी, नल नहीं होते थे, ढो के लाना है या कैसे भी लाना है। लेकिन धीरे धीरे जब पानी की भी व्यवस्था हुई, तो उन्होंने एक गार्डन बनाया, बगीचा। उसमें बड़े सारे फलों के पेड़ लगाए, अलग अलग किस्म के, नींबू, संतरा, आम। अ, दुर्भाग्य से वो वक्त ऐसा था कि नहीं, बहुत सारे पेड़ जो है खत्म हो जाते थे। तो लेकिन वो जो हमने घर आंगन में अपने क्यारियां बना के, जहाँ गमले लगा के जो हम रंग बिरंगे फूल लगाते थे ना, वो बड़ा अद्भुत था। तो वो डेली एक रूटीन थी सर। स्कूल से आना है, जब छुट्टी के दिन, तो उनकी केयर करनी, गुड़ाई करनी। और वो मेरा आज तक चलता है वैसे ही। नौकरी के दौरान भी जब मैं आता था छुट्टी, तो सबसे पहले यही काम होता था। तो ये मैं बड़े भाई साहब को ये उनको श्रेय दूंगा कि इसके साथ जुड़ने का वो बहुत बड़ा माध्यम रहे। तो बहुत बढ़िया, ऐसे बहुत रहा भाई। बढ़िया। राजकुमार जी, आपके बचपन की कोई ऐसी मेमोरी, स्मृति जिसने आपको प्रकृति के प्रति इतना संवेदनशील बनाया? कोई ऐसी याद? जी सर, ये जरूर बताना चाहूंगा। क्योंकि हमारा जो रियासी है, तो ये हमारे जम्मू कश्मीर के बहुत से अन्य क्षेत्रों की तरह, जो पहाड़ी क्षेत्र है, तो उनकी तरह ये हमारा जो जितना भी रियासी क्षेत्र है, रियासी,
जिला, ये भी चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो पहाड़ियों बीच में नदी बह रही है। तो बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि हमारी इन पहाड़ियों में आग लगती है। जी। और बचपन में तो हमें ये नहीं पता था, जब हम छोटे थे तो कहीं तो उत्सुकता से भी हम देखते थे पहाड़ियों में आग लगी है तो। और ये बड़े भी यही बताते थे ये अपने आप लगती है। हो सकता है उनको भी पता नहीं हो, जहाँ हमें टालने के लिए बोलते थे। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए सर, वो जो बचपन की देखी हुई आग की जो टेढ़ी मेढ़ी लकीरें बनती थी पहाड़ों पे, वो जैसे जैसे समझ आई, तो वो सर हमारे सीने में भी बनना शुरू हो गई। क्योंकि प्रकृति से लगाव था, पशु पक्षियों से लगाव था। लेकिन जब हमें महसूस होने लगा कि उनका क्या हाल होता है, वो हमारी जो प्रकृति जल रही है, वो शुरू हो गया था उसी समय कि कुछ ना कुछ तो ये संकट हमारे ऊपर है, हमारे पेड़ पौधों के ऊपर। तो सर उसका रिजल्ट आज मैं, आज की डेट में आपको बताऊं तो वो हमने सब किसी से भी छुपा नहीं है सर। पूरा साल उस समय जो हम घटना समझते थे, आज हमें पता है, हमारे साथ साथ पूरे समाज को पता है, हमारे साथ साथ प्रशासन को भी पता है, वन विभाग को पता है कि ये आग कहाँ से आती है और कौन इनको लगाता है। कुछ स्वार्थी लोग जो है घास का व्यापार करते हैं, और जहां अन्य किसी स्वार्थ के लिए वो आग लगाते हैं। और गर्मियों में तो सोच सकते थे हम पहले कि गर्मियों में पत्थरों के टकराने से जहाँ कैसे आग लग सकती है। लेकिन पूरा साल जब बारिश आग लग चल रही है, तो वो कहीं ना कहीं मैन मेड ही है सर, इंसानों द्वारा लगाए। अब तो हमने खुद जब उसके बीच में जाके, अब मैं जब जब से रिटायर आया हूँ, जब से ये काम कर रहा हूँ सर, तब से तो हम जहां भी आग लगती है हम वहां पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो एक कोऑर्डिनेशन बनाने का प्रयास करते हैं, लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास करते हैं कि ये आग नहीं लगानी है, ये हमारा भविष्य है। और हम सब कुछ, हमारे जो हरे भरे पहाड़ होते थे ना सर, वो आज जब हम घर की छत के ऊपर बैठ चढ़ के देखते हैं तो वो पहाड़ खाली हो चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं सर दुख दुख देता है। और इसने ये बचपन की घटना तो है, इसके ऊपर आज भी हम काम कर रहे हैं। और अम, पूरा प्रयास करते हैं कि हम जहां तक इसकी जागरूकता लाने का प्रयास करते हैं वो करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और राजकुमार जी, अब ये हम देखते भी हैं कि रियासी हो गया, यहाँ वैष्णो देवी की पहाड़ियाँ जी जो जी जी एक टाइम पे इतनी हरी भरी थी, और वहां पर भी कई बार, मतलब अब तो मेरे को लग रहा है डॉक्टर विकास बता सकते हैं बिकॉज ये नारायणा में काम करते हैं, कि जी कई जी बार ऐसा लगता है कि हर साल का फिनोमिना हो गया है कि आपको एक जलती हुई आग की लकीर दिखेंगे। आपने बहुत अच्छे से उसका वर्णन वर्णन किया है कि टेढ़ी मेढ़ी लकीरें। और जैसे डॉक्टर विकास, हिमाचल भी हम जाते हैं तो हिमाचल के अंदर भी ये फिनोमेना बन गया है। और आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, और जिस तरीके से आपके भाव थे, ये आपका एक दर्द झलक रहा है कि जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए और पेड़ पौधों के लिए। और फिर यही संकट आगे जाके कहीं ना कहीं मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट का कारण बनता है, क्योंकि उनके पास रहने की जगह नहीं रहती और वो जंगलों से निकलते हैं और कहीं ना कहीं बस्तियों में आते हैं, शहरों में आते हैं, कन्फ्लिक्ट बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल। चाहे लेपर्ड्स हो जाएं या कोई और जानवर हो गए। लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से वर्णित किया। और बस हम यही भगवान से एक बार ये प्रार्थना करते हैं कि इस तरीके की आग जितनी बंद हो जाए, अगर स्वार्थ के कारण लग रही हैं तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं अंकुश लगे। राजकुमार जी, हम अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। आपने आईटीबीपी में रह के देश की बहुत सेवा की, और आईटीबीपी के बाद आपने प्रकृति के ऊपर अपना मिशन बनाया, पर्यावरण मिशन बनाया। ये आपका सफर कैसे शुरू हुआ? बिकॉज आईटीबीपी की जॉब एकदम सेफ जॉब, सरकारी नौकरी है। और जम्मू में तो वैसे भी सरकारी नौकरी की तरफ बहुत ही स्नेह और वो है कि कोई एक बार फौज में चला जाए तो पेंशन के बाद ही या पूरे अपनी टेन्योर पूरा करके निकलता है। तो आपने पर्यावरण को मिशन कैसे बनाया, बंदी बंदाई एक नौकरी को छोड़ के? जी सर, मैं 1999 में, 1999 में मैं भर्ती हुआ था। तो उस समय कारगिल का दौर चल रहा था, कारगिल बार का दौर चल रहा था। तो बड़ा एक जज्बा था कि हमें भी इस मोर्चे पे कुछ ना कुछ करना चाहिए। और मैं पढ़ते पढ़ते ही चला गया, 12th में था उस समय। तो मैं उस समय चला गया, भर्ती हो गया।
तो अपने सेवा के दौरान लगभग सर पूरे भारत में डिप्लॉयमेंट रही है। और खास तौर पे भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल जो है आईटीबीपी, ये पहाड़ी क्षेत्रों की इसकी ज्यादा डिप्लॉयमेंट रही है। तो बहुत सी ऐसे मौके मिले कि हम प्रकृति के साथ ही घुलने मिलने का मौका मिला। अग्रिम चौकियों में जो फॉरवर्ड पोस्टें होती हैं वहां रहने का मौका मिला। तो वहां ज्यादातर हमारा समय प्रकृति के साथ ही बीतता था। और ऐसे मौके भी बहुत मिले जब कहीं आपदा आई है और उसमें काम किया है। खास तौर पर जब मैं अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट का जो अरुणाचल है, अरुणाचल प्रदेश की जो अग्रिम चौकियां हैं वो चाइना बॉर्डर के साथ मिलती हुई है। तो लगभग बॉर्डर ऐसी चौकियों पे रहा जहां बॉर्डर दिखता था, तो चाइना की पोस्टें दिखती थी। तो वहां इतनी ज्यादा कोई पब्लिक तो होती नहीं थी, तो हम फौजी है, तो ज्यादातर हमारा वहां सैर करना, प्रकृति में घूमना, ऐसा ही होता था। और बड़े बड़े वहां का जो जंगलों का विस्तार है वो बहुत ज्यादा है। पुराने जंगल हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं, और नदियां, झरने, बहुत कुछ है। तो लगभग मेरा 4.5 से 5 साल का वहां का मेरा टर्नओवर रहा है। तो उस समय हमने यही किया कि हम ज्यादातर प्रकृति के बीच में ही रहते थे, तो एक लगाव हो गया। और सच बोलूं तो सर, इतने टर्नओवर में कोई ऐसी बीमारी, बुखार जैसे हमें हर साल जहाँ नॉर्मल हमें होता है, घर में भी हो जाता है, वहां सर 4.5 5 साल में कोई ऐसी बीमारी हमें महसूस नहीं हुई। और दूसरा, वहां अलग ही ताजगी महसूस की और अलग ही स्फूर्ति, जोश जो रहता पूरा दिन, तो वो सिर्फ प्रकृति की देन था। क्योंकि वहां नॉन पोल्यूटेड एरिया है सर, आज भी बहुत सा जो सिटी, मैं मानता हूँ कि जब हम अरुणाचल में इंटर कर जाते हैं तो वहां पोल्यूशन का स्तर है ही नहीं है। क्योंकि इतने कारखाने नहीं है वहां और इतना ट्रैफिक नहीं है, तो बहुत कम है। हाँ, जैसे राजधानी वगैरह वहां तो हो सकता है थोड़ा बहुत। और वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनका तो सर अद्भुत है। वो जीवन उनका पूरी तरह से प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, और पूरे कोलैबोरेशन के साथ, वो पूरे तालमेल के साथ प्रकृति के साथ चलते थे। भले ही वो कुछ भी करते हो, लेकिन हमें वो ना गुलेल, हम ऐसे कहीं बच्चे वहां छोटे छोटे गुलेल चलाते थे। हमने कभी, एक बार मेरे को याद है, मैंने बच्चे से गुलेल ली और मैं लगा ऐसे, अभी थी चलाना आती नहीं थी, लेकिन वो ऐसे की तो एक वहां से व्यक्ति आ गए, वो ट्राइबल थे, उन्होंने मेरे को रोक लिया और इतनी बुरी तरह से डांटा कि आपको शर्म नहीं आती, आप पक्षी को मार रहे हैं। तो मेरे को उस समय तो महसूस हुआ कि मैं ये बच्चा भी तो मार रहा था, लेकिन मेरे को बाद में महसूस हुआ कि नहीं, इनका हो सकता है वो ट्रेडिशन ट्रेडिशन है, जहाँ कल्चर है, कैसे भी है वहां रहने का उनका। लेकिन हम तो व्यर्थ में ही, हमने पक्षी को ना उसको भोजन में इस्तेमाल करना है ना कुछ है, वो हमने नहीं करना, लेकिन हम फिर भी, और उन्होंने सोचा मार रहा है। तो वो भी एक सर बड़ा अच्छा मेरे को रहा कि इतना जुड़ाव है इन लोगों का। तो उसके बाद सर मैं जो केदारनाथ डिजास्टर हुआ, जो केदारनाथ प्रलय हुई थी, ये इतिहास में कोई भूल नहीं सकता। तो उसमें मेरे को कुछ दिन की वहां जो है राहत कार्य में शामिल होने का मौका मिला था। तो वहां की भयंकर स्थितियां जो हमने महसूस की सर, तो आप मानिए मैं 6 के 7 दिन वहां रहा हूँ। तो 6 और 7 दिन में वो आजीवन हम नहीं भूल सकते। वो वहां की स्थिति थी, वो लोग अपने, जिनके आज तक लोग मिले नहीं है, वो लोग आज भी अपनों को ढूंढ ढूंढ रहे हैं और अपनों की आस लगाए बैठे हैं कि आज हमें मिल जाएंगे। वो लोग कुछ मिले ही नहीं है। और अभी ताजगी तो हमारे जो चिशोती में हुआ, वहां भी ऐसा ही भयंकर विनाश हुआ है। तो ऐसी कुछ बाढ़ जैसे सर, फौज को तो हमेशा मौका मिलता है ना ऐसे, भूकंप का एरिया है, बाढ़ है, ऐसे एरिया में तो वो जब मैं बैठता था सोचने के लिए, जब ऐसे दृश्य देखते थे जहाँ कभी न्यूज में देखते थे, जहाँ टीवी में, तो ऐसे दृश्य देखते थे, सोचते थे आज आके इसका ओरिजिनल कहाँ से हुआ है, ये समस्या बनी कैसे है। वो केदारनाथ की तो प्रत्यक्ष है, वो डिजास्टर मैन मेड है। राइट। और बेशक प्राकृतिक घटना है, लेकिन सर जब हम दिल से सोचते हैं ना,
तो कहीं ना कहीं वजह हम हैं, इसको हम नकार नहीं सकते। तो यही कुछ चीजें थी कि जिसने हमें कुछ करने के लिए, कि प्रकृति के लिए कुछ करना चाहिए, उसके लिए प्रेरित किया। नहीं, बिल्कुल ठीक राजकुमार जी, आपने जैसे इन मैन मेड डिजास्टर्स को आपने कहा कि चाहे हुए प्रकृति से लेकिन कारण हम हैं। बहुत हाँ अच्छे, कुछ दिन पहले डॉक्टर विकास से डिस्कशन हो रही थी और उन्होंने बहुत अच्छा शब्द यूज किया कि आपने पूरे पेड़ काट दिए कटरा से लेके दिल्ली तक के। अब जी। 6 घंटे में पहुंच के आपने कौन सा वहां पे एक किला बना लेना है, कौन सा झंडा गाड़ देना है। उसकी वजह से आपने पूरे के पूरे पहाड़ों को खोखला कर दिया। आपने सारे रास्ते के पेड़ काट लिए। तो अब जोमेटो या ब्लिंकिट के टाइम में आपको हर चीज 10 मिनट में चाहिए, तो 6 घंटे में आप दिल्ली पहुंच क्या जाएंगे। और आप दिल्ली बॉर्डर तक ही पहुंच पाएंगे, दिल्ली अंदर घुसने में आपको फिर 3 घंटे लगेंगे। तो ये किसके लिए कर रहे हैं। और आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक कन्वर्ज किया है। लेकिन हमारे यहाँ पे भी अगर आप देख रहे हैं केदारनाथ वाला हाल, तो हमारे यहाँ भी शुरू हो गया है। पेड़ बचे नहीं हैं। हर दिन किसी न किसी रिलीजियस जगह के ऊपर कहीं ना कहीं डिजास्टर हो रहे हैं। वो डिजास्टर भी इसीलिए हैं बिकॉज क्लाउड बर्स्ट ये सब चीजें अब सुननी शुरू की हैं पिछले 8-10 साल से हमने। तो आपका काम इस समय आई थिंक सस्टेनेबिलिटी के लिए और कहीं ना कहीं मानवता को बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और धन्य आप जो अपनी टीम के साथ इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। जी। डॉक्टर विकास। राजकुमार जी, एक पर्सनल क्वेश्चन होगा ये। आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली, आईटीबीपी से वीआरएस ली, और यूजुअली लोग वीआरएस लेने के बाद कुछ आराम की सोचते हैं कि कुछ आराम का कोई कार्य किया जाए, कुछ आराम से रहा जाए। लेकिन उसके बाद आपने ये पर्यावरण को बचाने का चुनौतीपूर्ण रास्ता क्यों चुना? सर, मैं पहले भी बताया कि जब मैं भर्ती हुआ 99 में, तो उस समय क्या चल रहा था कि करगिल वार का एक था, जो भी दौर वो करगिल वार का था। तो एक जज्बा था कि हम फौज में जाना, देश की सेवा करनी है। तो देश सेवा का और समाज सेवा का जज्बा तो पहले ही था। और फिर जैसे जैसे करके एक 20 साल का टर्न ओवर होता है जब हमें पेंशन के हम हकदार हैं। अभी 2004 के बाद तो फिर पेंशन का भी नहीं है, वो अलग सिस्टम हो गया उनका, एनपीएस का। लेकिन हमारे को पेंशन मिलती थी जो पहले था। तो मैंने सोचा था कि पेंशन के हकदार हो जाएंगे, 20 साल के बाद चले जाएंगे, तो 2 साल 3 साल 2.5 साल एक्स्ट्रा किए हैं। लेकिन मेरे सोचता रहा, हर बार यही सोचता था कि वर्दी लगाकर तो देश सेवा हमने बहुत कर ली। अब देश के साथ साथ बिना वर्दी के समाज के लिए, और खास तौर पर जो प्रकृति का विध्वंस विनाश हमने देखा था, जहाँ उसके साथ जितना जुड़ाव था, उसको लेकर एक तय था कि प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए अब सेवा भाव से पूरे तन मन से लगना है। और इसीलिए मैंने बीआरएस लेकर आया। और आते ही और आते ही हमने ये जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करना शुरू कर दिया। बहुत बढ़िया। ग्रेट। आपने राजकुमार जी देखने को तो ये 30,000 वृक्ष, ये लगता है अगर आप इसको काउंट करना शुरू करें तो 30,000 वृक्ष लगाना एक आसान कार्य नहीं है। क्योंकि ये वृक्ष वो चीज़ नहीं है कि आप एक जगह पे रखकर आ गए। आपको इसकी पहले खुदाई करके वृक्ष लगाना है, पानी उसको देते रहना है और उसकी हमेशा एक बच्चे की तरह उसकी आपने कहीं ना कहीं देखभाल करनी है। तो ये 30,000 वृक्ष जो अभी तक लगाए हैं आपने, इनका सफर कैसा रहा। और जो वृक्ष आपने लगाए हैं या आपके साथ जो आपके दोस्तों ने मिलकर लगाए हैं, उनका सर्वाइवल रेट कितना है जो आपके अंदाजे से, बिल्कुल। और उसकी वजह क्या रही। सर, अ, ये 30,000 ऐसे अनकाउंटेबल है, एक अनुमानित है। हो सकता एस्टिमेट है बिल्कुल। इससे अधिक लगाए हैं हमने। और ये कोई अकेले नहीं लगाए, इसमें सर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से हमारे समाज का भी बहुत योगदान रहा है, उनकी हिस्सेदारी रही है। खासकर शुरू में हो सकता है मैं अकेला इसके लिए प्रयास करना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे जब ये अभियान बन गया, तो सर बहुत से युवाओं ने मेरे साथ सहयोग किया, और वो आज भी कर रहे हैं। और समाज का योगदान इस प्रकार से था
जब मेरे को दोस्तों ने या मेरे परिवार के सदस्यों ने बोलना शुरू किया कि आप काम अच्छा कर रहे हो और आप इसको थोड़ा सोशलाइज करो, मतलब कि सोशल मीडिया में इसमें इसको डाला करो। तो उस समय हो सकता है इतना नहीं डालता, कहीं एक आध फोटो डाल दिया कहीं, तो इतनी अवेयरनेस थी, हम इतना ज्यादा यूज भी नहीं करते थे। इंस्टाग्राम तो मैं उस समय करता ही नहीं था यूज, उसमें आईडी भी नहीं थी। लेकिन फेसबुक पे कभी कभार, तो वही लोग, थोड़े समाज ही था जिन्होंने उसके ऊपर कमेंट आते थे, बहुत छोटा सा फोटो रहा उसमें भी कमेंट बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छे अच्छे लोग करते थे उसमें। तो वो एक प्रेरणा होती थी सर, एक प्रोत्साहन होता था, वो उसने एक एनर्जी दी। और इसलिए बोलता हूँ समाज का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। लेकिन बाद में जब करना शुरू किया हमने, तो इसमें हमने जिससे भी, मतलब कि जिसको भी, कहीं तो ये बोलते थे कि यार हमारे को भी ये हमारा काम सिर्फ पेड़ लगाने तक कहीं नहीं सीमित था सर। ये स्वच्छता के ऊपर हमने बहुत काम किया है। हमारी टीम थी और ऐसे ऐसे कचरे के ढेर हमने साफ किए जो ट्रेडिशनल बेस थे, 10-10 सालों से लगे हुए थे। यानी मैं बोलता कि वहाँ नगर पालिका नहीं करती थी जहाँ, लेकिन सर हमारा कल्चर बन गया कि जहाँ कहीं थोड़ा सा कचरा पड़ा मिले ना, तो हमारा कल्चर है कि हमारी सोसाइटी क्या है, वहाँ ढेर लगाना शुरू कर देती है। तो ये मैं जब फौज में था, तो जब छुट्टी आता था, तो ये चिंता, हम जब घर से निकलते थे सैर करने के लिए, तो ये फौजी आदमी की तो आदत होती है सुबह मॉर्निंग वॉक या शाम को जाएगा, तो जब जाता था मैं, तो मेरे को अभी, जबकि हमारे गांव में इतनी समस्या कचरे की है नहीं है, क्योंकि लोग खुद मैनेज करते हैं, इतना प्रोड्यूस ही नहीं करते हैं, लेकिन खुद मैनेज करते हैं, और जबकि जितनी की म्यूनसिपल एरिया में होती है। लेकिन फिर भी जो रैपर्स वगैरह ये कल्चर धीरे धीरे सर बहुत जल्दी आया है। ये वाटर बोतल का, रैपर्स का, पॉलीथीन का, और 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले इतना कल्चर था ही नहीं। बहुत तेजी के साथ बढ़ा, आज 90% जो जितने भी खाद्य पदार्थ हैं सर, और वो सारे इसमें आ रहे हैं, प्लास्टिक में पैक्ड आ रहे हैं। और कितने भी पानी की बोतलें, शादियों में गिलासों में पानी पिलाते थे, आज बोतल चल पड़ी है सर। है तो कचरा, ये हमारे एनवायरनमेंट में आ रहा है। तो ये चीजें बिखरी रहती थी, चिंता होती थी यार इसको कौन उठाएगा, यहाँ तो म्यूनसिपलिटी भी नहीं आती है, उनकी गाड़ी नहीं आती है। तो फिर बच्चों को इकट्ठा करता था अपने मोहल्ले के, उनकी मीटिंग करानी, उनको थोड़ा सा पार्टी पुर्टी करा के, तो उनसे ही मैं प्रपोजल बनवाता था कि हम अपने गांव के लिए क्या कर सकते हैं। मतलब कि 2-3 विषय दे देने कि प्लांटेशन करना है, सफाई करनी है, या कोई वाटर बॉडी साफ करनी है, तो वो खुद ही डिसाइड करते थे बच्चे। तो उनसे लीडर बना देना और हमने पूरा सहयोग करना सर। ऐसे अभियान पहले भी करते थे, तो बच्चों को इंस्पायर करते थे, तो वो भी हमारा चलता था। तो जब ये पेड़ों के ऊपर काम करने का यही है, जैसे आपने बताया कि जहां भी डेवलपमेंट, जहां भी हमारा विकास हो रहा है, वहां सबसे पहले पेड़ों का विनाश हो रहा है। मतलब कोई स्कूल बनाना है पेड़ काटो, हॉस्पिटल बनाना है पेड़ काटो, आईआईटी बनाना है पेड़ काटो, हॉस्पिटल बनाना है पेड़ काटो, रोड बनाना है पेड़ काटो। तो वो चिंता तो हमें थी कि पेड़ों की मात्रा, और एक मैंने कहीं जब इसके ऊपर काम करने था, मैंने कहीं पढ़ा, जब फैक्ट के ऊपर जब मेरी गई बात, तो जब मैंने वर्ल्ड रेशो के अनुसार एक फैक्ट देखा कि वर्ल्ड रेशो के अनुसार हमारे जो है पूरी दुनिया में पर पर्सन जो पेड़ है वो है 428 पेड़, 422 पेड़, और भारत में है सिर्फ 28 पेड़ प्रति व्यक्ति। तो ये बहुत बहुत डिफरेंस है। इस तक हमें सालों काम करना पड़ेगा बड़ी तेजी के साथ। लेकिन चलो, हमने प्रयास किया कि थोड़ा थोड़ा हम करें, तो लोगों से भी हम करवाएं, तो बदलाव तो सर कहीं ना कहीं तो आएगा, और ये समय की मांग भी है। तो चल पड़ा सर, ये अभियान की तरह हमने शुरू किया, पौधे लगाना, फिर धीरे धीरे स्वच्छता, और ये चलता ही रहा सर। इसमें युवाओं का सहयोग रहा। स्कूलों में जाते थे हम, स्कूलों में जाकर वहाँ के बच्चों बच्चों से हमने पौधारोपण भी कराना, पौधों के बारे में उनको, उनकी अहमियत के बारे में बताना, और कैसे पौधा लगाना है वो भी बताना। तो ये सर चलता रहा, बड़ा सहयोग रहा है हमें समाज का।
बाकी युवाओं का भी। एक राजकुमार जी, आपने इतने अभियान जैसे बताया, आपने 30,000 पौधों का पौधारोपण करना, स्वच्छता अभियान चलाना, जगह जगह मोबिलाइज करना चीजों को, ये छोटे मोटे अभियान नहीं है, बहुत ही बड़े अभियान हैं। बिना आर्थिक फंडिंग के आपको ये मिशन कैसे चला रहे हैं? इसमें फाइनेंशियल क्या क्या आपको चैलेंजेस आ रहे हैं और कैसे आप उनका सामना कर ये तो बात सही है सर, पैसा तो हर जगह चलता है। रहे मैं हैं? एक बात इसमें ऐड करूंगा। जब अ, जब मैंने सर इस इसकी शुरुआत की ना, तो मैं सबसे पहले अखिल भारतीय पर्यावरण संरक्षण गतिविधि से जुड़ा। तो उन्होंने भी हमारा मार्गदर्शन किया। मार्गदर्शन किया कि किस किस विषय के ये सिर्फ पेड़ों का या पेड़ों का या प्लास्टिक का वो नहीं है सर। पर्यावरण को दूषित करने वाले बहुत से और भी कारण हैं। और उनके माध्यम से हमें पता चला कि हमें जिसके ऊपर ज्यादा काम करने की जरूरत है वो है पेड़, प्लास्टिक और पानी। तो इस उनके और इसके ऊपर हमने काम किया। और जब स्टार्टिंग में हम स्कूलों में गए तो एक विषय आता था इनका, बीजारोपण से वृक्षारोपण, एक अभियान था पर्यावरण संरक्षण गतिविधि का। और उसके साथ ही एक आता था एनएसपीसी, नेशनल स्टूडेंट पर्यावरण कंपटीशन। तो जब उसके उसके साथ हम काम करने लगे, इसको लेकर स्कूलों में जाना, तब हमें बहुत सी चीजें क्लियर भी हुई कि हमें एक्चुअली में करना क्या है। तो उस समय बीजारोपण से जो वृक्षारोपण है वो भी एक बहुत बड़ा हमें मिला। उस समय मैंने घर में नर्सरी सेटअप की, क्योंकि सर वो एक अभियान भी था, बीजारोपण से वृक्षारोपण। दूसरा समस्या सबसे बड़ी बात क्या थी, जब पौधों की बात आती है, पौधे हमें कहीं से पता नहीं था कि हमने लेने कहाँ से। फॉरेस्ट नर्सरी है जहां तो कहीं से लाइसेंस लगा के जाते भी थे, तो 8-10 पौधे वो दे देते थे, क्योंकि उनको भी पता नहीं था इन्होंने करने क्या है। हम बताते थे हम जगह जगह लगाते हैं, लेकिन और उस समय ज्यादातर हम क्या करते थे, जैसे बरसात में पौधों को उखाड़ना और पॉलिथीन में लगा देना, जहाँ ऐसे उसमें लगा लगू के, या फिर कहीं सस्ते आगे पीछे गए हैं, कहीं जम्मू वगैरह में सस्ते कहीं पौधे मिल जाते थे, वो ले आते। तो लोगों को भी कहीं देने, जहाँ मंदिर, जहाँ कहीं क्लोजर, जहाँ ऐसी जगहों पे स्कूलों में लगा देते थे। तो उसमें पौधों की बड़ी जरूरत महसूस हुई। फिर मैंने घर में नर्सरी सेटअप की, जैसे बीजारोपण से आपने वो बताया, वो शुरू किया। तो वो धीरे 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 वो इतनी बड़ी नर्सरी बना दी मैंने। फिर ऑनलाइन बीज मंगाना वो शुरू किया। तो प्रयास तो उस समय कुछ तो सक्सेस होते थे, कुछ, लेकिन यूट्यूब से सीखा सर, बहुत सी चीजें सीखी। जहाँ जो एक्सपर्ट होते थे, माली वगैरह, उनसे बात करते रहते थे हम। फॉरेस्ट वाले जो माली वगैरह मिलते थे उनसे बात करते रहते थे, उनसे सीखते रहते थे। तो अब नर्सरी सेटअप की तो सर ये 30,000 पेड़ों का आंकड़ा जब पहुंच, मतलब कि हमने पार किया है, तो इसमें से लगभग 60% पेड़ पौधे जो है हमने अपनी नर्सरी से तैयार करके लगाए हैं। तो उसके लिए सर समय भी है, समय भी लगता है और पैसा भी लगता है। इसके साथ और अन्य जो काम थे हमारे पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों को लेकर, तो उसमें भी सर स्कूलों में जाना है, अपने लिए फ्लैक्स, जहाँ जो भी है बच्चों, हम और तो और बहुत से पेम्पलेट भी बनाते थे, कई बार वो भी दे के आते थे। तो बड़ा कुछ जो भी होता था खर्चा अपने से किया है। तो हमने किसी से वैसे सहायता ली नहीं, और किसी ने आगे होके दी भी नहीं। तो ये रहा कि अपनी पेंशन के पैसे से किया सर। और चलता रहा सर, ये आप आत्म संतुष्टि की बात थी, तो हमें सेटिस्फिकेशन मिली है। तो बहुत ही बड़ी बात है राजकुमार जी, अपने पेंशन के पैसे से, वो भी पेंशन जो देश सेवा की आपने आईटीबीपी में जाके, एक मतलब एक पवित्र कार्य तो वो था ही। उस पवित्र कार्य की पेंशन में से ये एक और पवित्र कार्य करना, मुझे लगता है हैट्स ऑफ टू यू। और कभी किसी सरकारी एजेंसी या किसी डिपार्टमेंट की ओर से कभी कोई सहयोग की कोई पेशकश भी नहीं हुई? नहीं सर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं कभी भी हुआ, जबकि वो अपेक्षाएं थी हमें, लेकिन ऐसा कुछ भी
नहीं, कोई सहायता नहीं मिली। बहुत तो दुर्भाग्यपूर्ण। राजकुमार जी, मेरे मेरे को लग रहा है कि अब जो हमारा माध्यम है तवी टेल्स, और आप इसके 55th एपिसोड के आप एक एस्टीम्ड गेस्ट हैं। तो हम दोनों, मैं और डॉक्टर विकास, आग्रह करना चाहते हैं उन लोगों से जो हमारे इस चैनल को रेगुलर देखते हैं, पसंद करते हैं। एक देवीय कार्य कर रहे हैं राजकुमार शर्मा जी, जिसमें ये रियासी और पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर कहीं ना कहीं वृक्षारोपण, बीजारोपण, इन सब कार्यों को कर रहे हैं, जो इनके अपने लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। और मैं, डॉक्टर विकास, जो इन्होंने एक आंकड़ा दिया उसको मैं मन में सोच रहा था कि एक व्यक्ति के ऊपर 422 के करीब अगर वृक्ष हैं पूरे विश्व में, और जी अगर 28 वृक्ष हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक जी व्यक्ति के लिए, और उसमें से भी जैसे अरुणाचल ने बताया इतने ज्यादा वृक्ष हैं नॉर्थ ईस्ट में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, तो इसका मतलब अगर यहाँ की एवरेज चेक की जाएगी तो शायद ये 400, 350, 400 पे होगी। यही लंग्स हैं हिंदुस्तान के। और बाकी दिल्ली में कहीं ना कहीं कोरिलेशन है ही, हाई एक्यूए लेवल और लो इंटेंसिटी, या जहाँ पे आपके वृक्ष कम है, इसका आपस में कोरिलेशन है। तो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करना है राजकुमार शर्मा जी के ऐसे मिशन को, जो ये अपनी तरफ से अभी कर रहे हैं, लेकिन हम सब मिलकर अगर इनका सहयोग करें, अगर हम शारीरिक रूप से जाके वहां पे वृक्षारोपण नहीं कर सकते, आर्थिक रूप से अगर हम आगे बढ़ के करें, ये और वृक्ष खरीदें, ये जो लंग्स हैं भारत के, उन लंग्स को हम और सुदृढ़ करें, चाहे JNK हो गया या हिमाचल हो गया। तो बहुत ही अच्छे थॉट है, और श्रोताओं से आग्रह है कि इनका नंबर भी हम शेयर करेंगे, जैसे हमारा ये पॉडकास्ट का आता है डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख पाएंगे, और आप इन्हें डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आज ये अकेले कर रहे हैं, कल की डेट में काफ़ी हाथ हो जाएंगे, तो काफ़ी इनकी और हमारी हेल्प होगी। इनकी क्या हेल्प होगी, हमारी हेल्प होगी ये। अ, अगला हम आते हैं इको ब्रिक और वेस्ट टू वंडर, जो आपने कई अभियान चलाए, उन अभियानों के लिए आपने क्या कार्य किए और उसका क्या फायदा हुआ? इकोब्रिक का ऐसा सर कि अ, अ, ये कल्चर तो प्लास्टिक बेस्ड का जो प्लास्टिक का यूज का, ये बड़ी तेजी के साथ हमारे जीवन में शामिल हुआ है। और उतनी ही तेजी से ये हमारे पर्यावरण को, जहाँ हमारी हेल्थ को खराब कर रहा है। और इकोब्रिक का कंसेप्ट ये था कि अ, जो हम प्लास्टिक की बोतल पानी पीते हैं, जहाँ कोई जूस लेते हैं, तो उसके साथ में व्यर्थ में हम प्लास्टिक की बोतल भी खरीद रहे हैं। और प्लास्टिक की बोतल खरीदने के बाद उसको पूरी तरह से फेंक दे रहे हैं। शुरू शुरू में तो मैं हमने देखा था कि ये स्क्रैपर ले जाते थे और ये रिसाइकलिंग हो रहा था। लेकिन अब सर, हमें अपने रियासी की बात बताऊं तो यहाँ ना मात्र की कोई कलेक्शन होती है स्क्रैपर के पास भी। तो कहने का मतलब ये पूरे तरह से पर्यावरण में पड़ा हुआ है। और ये जो रैपर्स और पॉलीथीन है, इनको तो कोई उठा ही नहीं रहा आजकल। ये तो रिसाइकलिंग तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। तो कम से कम इको ब्रिक का ये माध्यम है सर कि इको ब्रिक से ये हुआ है कि जब हम बच्चों को बताते हैं, एक सेकंड, जब हम बच्चों को बताते हैं और उसके फायदे में के बारे में, तो बच्चे उसके ऊपर काम भी करते हैं। और इवन के रियासी में तो हमने कोई ऐसा स्कूल नहीं छोड़ा, जहाँ कोई ऐसा सरकारी संस्थान नहीं छोड़ा जहां तक इस कंसेप्ट को पहुंचाया नहीं है। तो इकोब्रिक बहुत अच्छा माध्यम है कि जो रैपर्स हमारे पर्यावरण में उड़ रहे हैं, जब प्लास्टिक की बोतल हमारी पर्यावरण में पड़ रहे हैं, तो हम एक आर्टिस्टिक तरीके से उसको एक बनाए। और स्कूलों में तो उसको बड़ा अच्छे से उसको डिस्प्ले में रख सकते हैं, एक अलग से कॉर्नर बना के। लेकिन घर में यदि हम बनाते हैं, हमारे बच्चे बनाते हैं, हम बनाते हैं, किचन में रखी हो बोतल, तो ये 2-2 महीने तक भरती नहीं है पूरी, जो बड़ी बोतल होती है। तो उसमें पॉलीथीन भी डाल सकते हैं, रैपर्स भी डाल सकते हैं। यूज तो हम रोज कर रहे हैं ना, प्रोड्यूस हम रोज कर रहे हैं। तो वो क्या होगा कि पर्यावरण में नहीं फैलेगा। और हमारे पालतू पशु खा रहे हैं सर, तकरीबन बहुत से जानवरों की, हमारी लोकेलिटी में की बात करूं तो बहुत से जानवर जो है हर साल पॉलीथीन खाने से मर जाते हैं। बिल्कुल। दूसरी, अगर इसकी इसकी सही से बात करूं तो ये फूड चेन में हमारे शामिल है सर। फूड चेन में ये शामिल होके हमारे पेट के अंदर आ रहा है। चाहे वो दूध से ला लो, चाहे फल सब्जियों से ला लो, चाहे
अनाज से लगा लो, पानी के माध्यम से आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा विषय है सर, प्लास्टिक वेस्ट। तो हमने थोड़ा सा प्रयास किया कि चलो इको ब्रिक बनाकर थोड़ा कंट्रोल कंट्रोल होता भी है सर, बहुत सा अभी लगातार 4 साल से इस पे काम कर रहे हैं, तो ये रिजल्ट हमने देखे भी हैं। तो दूसरा है वेस्ट टू वंडर सर। वेस्ट टू वंडर का ऐसा था सर कि कचरे को मैं आज भी कचरा नहीं बोलता हूँ। ये कुछ बचपन बचपन से मैं थोड़ा आर्ट आर्ट में रुचि थी कि जी। कलात्मक चीजें बनाने का आज भी शौक है और बचपन से था। तो वेस्ट कुछ भी पड़ा होगा ना, तो उसमें बीच में कुछ ना कुछ कला, ये सर बहुत से लोग होते हैं मेरी तरह जिनको हर बेकार वस्तु में कला दिखती है, तो वो बनाते भी हैं। बहुत से लोग हैं, हम उनको फॉलो भी करते हैं, तो उनसे चीजें सीखते हैं, तो हम भी बनाते हैं। मैं फौज में था तब भी बनाते थे, किसी को गिफ्ट दे के आते थे, कहीं तो उठा के ले जाते थे, क्योंकि वहां भी कहीं ना कहीं पोस्टों में हमें समय मिल जाता था। तो वेस्ट टू वंडर सर कंसेप्ट इतना अच्छा कि हम किसी भी बेकार वस्तु को उसमें अच्छी एक वस्तु में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत से लोग इसको इसको अपना आजीविका कमाने का साधन भी बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है। और ये हमने क्या किया कि हम स्कूलों में लेके गए, बच्चों को वर्कशॉप करवाई है स्कूलों में हमने, और बनाना सिखाया है उनको। और जो घर में बनाते हैं तो वो हम गिफ्ट दे देते हैं। अभी मैं आपको, अगर आप बोले, मैं एक दिखाता हूँ। जी। ये है सर, ये आप ये नारियल है सर, जो नारियल हम पानी पी के फेंक देते हैं। तो मैंने यूट्यूब से देखा कि इसको हम, इस वेस्ट को हम कैसे यूज करें। नीचे पत्थर लगाया है स्टेबल रखने के लिए। तो सर ऐसी चीजें हम बना बना के अपने गार्डन में भी लगाते हैं, और जब स्कूल में जाते थे बच्चों को दिखा के फिर वहीं पे गिफ्ट दे के आते हैं, इनको इंस्पायर करता है। तो ऐसा हम काम करते हैं। और इसका क्या हुआ कि वेस्ट टू वंडर कंसेप्ट, या फिर स्वच्छता को लेकर जो हमारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जम्मू है, तो उन्होंने वीडियोस देखी जहाँ उनके तक किसी माध्यम से बात पहुंची, तो हमारा कंसेप्ट पहुंचा। तो उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन मिशन के अंतर्गत मुझे रियासी का स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर भी जी। बनाया हुआ है। तो उस दायित्व के को लेकर भी हम म्युनिसिपल काउंसिल रियासी के साथ पूरा सहयोग करते हैं। हम उनके साथ भी काम कर रहे हैं, स्कूलों में जाकर उनके साथ भी, और वैसे भी हम इस वेस्ट टू वंडर के ऊपर काम कर रहे हैं। और उनकी जो एक पत्रिका निकली थी, मैगजीन, मंथली कोई मैगजीन निकली थी स्वच्छ भारत मिशन की, उसमें एक स्पेशली मेरा करके एक वेस्ट टू वंडर के ऊपर उन्होंने एक आर्टिकल दिया था सर, वो मेरे लिए बड़ा अद्भुत है। नहीं नहीं, तो बहुत है इसलिए हमने मेहनत। वेस्ट टू वंडर के ऊपर काम किया है। राइट, मेहनत कहीं पे भी जाया नहीं जाती, और जब जी जी दिल जी से की जाए मेहनत तो सारी दुनिया देखती है। डॉक्टर जी विकास। जी। राजकुमार जी, अब मेरे आपसे दो प्रश्न हैं। एक मैं पूछना चाहता हूं कि अभी तक आपकी जो ये यात्रा रही है, आपने पर्यावरण के लिए कार्य किया, आपकी सबसे विशेष उपलब्धियां क्या रही हैं? और साथ साथ मैं ये पूछना चाहता हूं कि लोग आपके साथ कैसे जुड़ सकते हैं और इस नोबल अभियान का हिस्सा बन सकते जी सर, विशेष उपलब्धि तो यही है कि जो समाज से प्यार मिला, वो मेरी विशेष उपलब्धि है। और क्योंकि जब हमने एक अभियान बना दिया है इसको, वृक्षारोपण या स्वच्छता, जहाँ जल संरक्षण, हम 2-3 सालों से ये जो वन अग्नि है, फॉरेस्ट फायर, इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो लोगों को एक विश्वास जैसा बन गया, वो विश्वास हमारा रिवार्ड है सर। कि लोग जहां भी जाते हैं, हम चाहे वो स्कूल है, चाहे कि संस्थान में, चाहे कहीं कोई इनवाइट करता है, तो वहां सम्मान बड़ा मिलता है सर, और लोग सुनते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा रिवार्ड है। और इसके अलावा बहुत से संस्थान जैसे स्कूल वगैरह अपने फंक्शनों में भी बुलाते हैं, कई बार वो सम्मानित करते हैं वहां सर, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और सबसे बड़ा है सर, पिछले साल जो है हमारे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने अपने एक आधिकारिक कार्यक्रम अवाम की आवाज, उसमें हमें हमारी सराहना की। बहुत बढ़िया। वो हमारे लिए एक क्या था, उसने युवाओं को तो जोड़ा ही मेरे साथ, और मेरा जो अभियान था उसको बड़ी स्पीड दी सर। वो एक जिम्मेवारी बन गई हमारी ना, अब हम मतलब कि पहले कैसे भी कर रहे थे, लेकिन अब जिम्मेदार हो गए कि, और ये है कि अब एक अधिकार भी हो गया
कि अधिकार के तहत भी हम किसी इंस्टीट्यूशन में किसी ऑफिस में जा सकते हैं। सर ये बहुत बड़ा हमारे लिए अवार्ड है। और बाकी मैंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत तो हम मेरे को स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर बनाया ही है, तो ये बड़ा अच्छा है। तो यही है बहुत असल उपलब्धियां। बाकी पूरे लोगों का प्यार मिल रहा है, तभी आज आपके सामने हूँ सर मैं। नहीं नहीं, बहुत सम्मान की बात है हम सब डोगरों के लिए भी। और हम सब जो जम्मू डिवीजन के लोग हैं, इवन तो आप रियासी में हैं लेकिन जम्मू डिवीजन है, जम्मू के आप पार्ट हैं, डोगरों की आपने मान बढ़ाया है हर जगह के ऊपर। राजकुमार जी, अब हम चलते चलते हम अपने पॉडकास्ट के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। और आपसे मेरा आखिरी सवाल जो है वो ये है कि जम्मू और आसपास के क्षेत्र, जैसे जम्मू हो गया, रियासी है, कटरा है, स्पेशली जो हमारी अपर हिली बेल्ट्स हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा पर्यावरण और स्वच्छता को लेकर? सर जो हमारा जम्मू कश्मीर है, ये पहाड़ों, नदियों और जंगलों से भरा हुआ भरपूर क्षेत्र है। वनाग्नि बेशक इसको नुकसान, बहुत बड़े पैमाने में नुकसान पहुंचा रही है। हमारी जो इकोसिस्टम है हमारा जम्मू कश्मीर का, ये गड़बड़ तो है, ये नुकसान तो इसको हो रहा है, हमारी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि हम आज इसके ऊपर प्रयास नहीं करेंगे तो कल हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो हमें कोसती रहेंगी। क्योंकि एक किस्म का जो मैं मानता हूँ, ये जो आज का पर्यावरण है, आज की जो प्रकृति है, वो हमारी आने वाली पीढ़ियों का उधार है हमारे ऊपर। अगर हम उसको बचा के नहीं रखेंगे ना, तो वो आगे क्या डिलीवर करेंगे, वो आगे क्या लेके जाएंगे, तो वो कोसेंगे हमारे को। तो इसलिए हमें छोटे छोटे प्रयास जरूर करने चाहिए। और और इस बार का जो विशेष है, जो यूनियन बजट सरकार ने पेश किया था, तो मैं खास तौर पे सर युवाओं को बोलना चाहता हूँ कि मोबाइल से निकलकर अपनी जो मिट्टी है उसको बिल्कुल। जरूर छुएं, एक पौधा लगाएं और उसको बड़ा करने का, वृक्ष बनाने का संकल्प लें। और जो यूनियन बजट में इस बार एक विशेष पैकेज जो जम्मू कश्मीर के लिए लाया है, वो है जितना भी पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर इको फ्रेंडली माउंटेन ट्रेल जो विकसित करने का एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। वो मेरा मानना है यदि वो धरातल पर सही से उतरता है तो उससे पर्यावरण को संरक्षण मिलेगा, हमारे जंगलों को संरक्षण मिलेगा। और उसके साथ एक प्रावधान और किया कि जो युवा हैं उनके लिए रोजगार का एक नया उन्होंने बनाया है। वो है कि इको माउंटेन इको टूरिज्म गाइड। ये सर इसका उन्होंने वैकेंसी निकालने गया है, उसके युवाओं को ट्रेंड करके तो रोजगार मिलेगा। तो आप प्रकृति से जुड़ो, तो आपको अपने आप जो है प्रकृति कहीं ना कहीं सेट करेगी। ये युवाओं के लिए संदेश है। बहुत तो बढ़िया राजकुमार जी। और आपके साथ डिस्कशन करते कैसे 1 घंटा बीत गया पता भी नहीं चला, क्योंकि इतनी आपकी इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं। जो आपके सफ़र आईटीबीपी से लेके आप किस तरीके से हरित क्रांति के ऊपर आप कार्य कर रहे हैं, पेड़ लगाने के ऊपर करें, कई आपने डेटा ऐसे शेयर किए, चाहे वो कितने वृक्षों का प्रपोर्शन है ऑन ईच मैन वर्सेस टोटल प्लांट्स या टोटल ट्रीज, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट आपने फैक्टर टच किया। बजट को आपने टच किया। और आपका एक बहुत बढ़िया मैसेज था कि जैसे प्लास्टिक को अगर नहीं हटाएंगे तो गाय हैं, जो हमारे पशु हैं, वो उसको खाते हैं, वो उनको फंस जाता है और उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है उन जानवरों की। तो मैं ये कहता हूँ कि हम जैसे आपने शुरू में भी कहा, हम सनातन में गाय जो है हमारे लिए बहुत ही पूजनीय है। तो अगर आप पर्यावरण को भी अगर थोड़ी देर के लिए अगर सेपरेट रख लेते हैं, धार्मिक हिसाब से भी अगर देखें, तो गाय को भी बचाना हमारा धर्म है। प्लास्टिक को हटाएंगे तो गाय जो है वो एक लंबा जीवन व्यतीत कर सकती है। और एक बेसिकली एक साइकिल है, अगर वो गलत तरीके से कुछ चीज़ों का आहार लेंगी तो बाद में जो बाकी लोग हैं उनको भी उससे प्रॉब्लम आएगी। बहुत अच्छे सुंदर मैसेज दिए आपने। और मैं आपका फिर से एक शुक्रिया करना चाहता हूँ तवी टेल्स में की तरफ से, मेरे डॉक्टर विकास की तरफ से, कि आपने अपना इतना कीमती समय हमारे निकाला। क्योंकि मुझे पता है पूरा दिन
वृक्षों के लिए कार्य करके, पर्यावरण के लिए कार्य करके आपके लिए शाम के 10 बजे, बहुत ही, वो आप जल्दी उठते होंगे तो आपकी फौज की आदत भी रही होगी और पर्यावरण से भी जुड़ चुके हैं आप। तो इसको अंत करने से पहले मैं डॉक्टर विकास को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो एक हमारी परंपरा है, जैसे आपका पर्यावरण है, पेड़ है, प्लास्टिक है, उन सब के ऊपर आपका कार्य रहता है। डॉक्टर विकास भी, आप रियासी में हैं और ये कटरा में, वहाँ पे इनका कार्यक्षेत्र है। तो ये अपनी तरफ से एक तवी टेल्स की तरफ से आपको वोट ऑफ थैंक्स देंगे, डॉक्टर विकास। राजकुमार शर्मा जी, आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक इंस्पायरिंग एपिसोड रहा है। आपकी लाइफ जर्नी आज हमारे दर्शकों के सामने आई, और कैसे एक डोगरा जो है वो प्रकृति के प्रति संवेदनशील होता है, जुड़ा होता है। और आपको सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सारे देश की ओर से, जम्मू प्रदेश की ओर से, डोगरों की ओर से, कि आपने इतने वर्ष पहले तो देश की सेवा की आईटीबीपी में रह के, और वहां से जब आपने रिटायरमेंट ली, वॉलंटरी रिटायरमेंट ली, तो आपने पर्यावरण के संरक्षण का बीड़ा उठाया, और आप उस माध्यम से आप देश की सेवा कर रहे हैं, पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं, ना सिर्फ हम लोगों के लिए बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कर रहे हैं। तो मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं पूरी तवी टेल्स की टीम की ओर से कि आज आपने हमारे लिए समय निकाला, और अपना कार्य कैसे आपने आरंभ किया, कहाँ से प्रेरणा मिली, और क्या आप किस तरीके से आपकी यात्रा चल रही है। और मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर कि माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने अवाम की आवाज में अपना आपका जिक्र किया, और जिस तरीके से आपने आईटीबीपी की पेंशन से स्टार्ट करके फंडिंग करके इस मिशन को चलाया है। मैं चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी मन की बात में आपकी बात का जिक्र करें, और ये स्वच्छता अभियान जो चल रहा है देश में, आप इसके ब्रांड एम्बेसडर आप जैसे लोग बने। अमिताभ बच्चन जी को बनाया जाता है या सेलिब्रिटीज को बनाया जाता है, लेकिन जो असली हीरो है, जो पर्यावरण के लिए कार्य कर रहा है धरातल पर, वो राजकुमार शर्मा जी जैसे लोग हैं। इनको स्वच्छता अभियान का वाकई में जो दिल से इसमें जुड़े हुए हैं, मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहूंगा तवी टेल्स के माध्यम से कि इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए, और ये एक बहुत ही बड़ी बूस्ट होगी इनके जो ये कार्य जो इन्होंने शुरू किया है। राजकुमार शर्मा जी, आपने हमें सिखाया कि देश सेवा केवल सीमा पर ही नहीं होती, वह हर उस वृक्ष में होती है जो हम लगाते हैं, वो हर जलधारा में होती है जिसे हम बचाते हैं, और हर उस युवा में होती है जिसे हम जागरूक करते हैं। और ये सब कार्य आप कर रहे हैं। तभी टेल्स की ओर से आपको नमन। तभी टेल्स के सभी मेंबर्स की ओर से मैं फिर से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और माता वैष्णो देवी, जहां मैं कार्यरत हूँ, रोज माता के वहां त्रिकुटा पर्वत के आगे मेरा कार्य क्षेत्र है पिछले 8-9 वर्षों से, तो माता को प्रार्थना हम करते ही रहते हैं। और बावे वाली माता जो हमारी प्रिजाइडिंग डाइटी है जम्मू की, मैं उनसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि आपके आपके ऊपर वो हमेशा अपनी असीम कृपा बरसाए रखे, और आपका जो अधूरा कार्य है, जिस इस कार्य को आप जिस पीक पे लेके जाना चाहते हैं और मिशन मोड में करना चाहते हैं, आपको उसमें सफलता मिले, और आप इसी तरह अपने कार्य में जुटे रहे, सफल हो, और हम सबको प्रेरित करते रहे। मैं फिर से आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। जय डुग्गर, जय डोगरा, जय हिंद, जय माता दी। जय माता दी। तो हमसे जुड़ने के लिए मैं यही बोलूंगा कि पर्यावरण की सेवा भाव से पर्यावरण संरक्षण के लिए थोड़े थोड़े प्रयास करें, पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और अपने आसपास स्वच्छता बनाएं। अपने आंगन में पक्षियों के लिए पानी का प्रबंध करें, पानी के लिए उनके लिए परिंदे लगाएं। और यदि सीधे तौर पे हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे नाम से फेसबुक पे, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पे मेरे नाम से ही पेज है। और फेसबुक पे एक विशेष पेज है हमारा, इको वॉरियर्स करके। उसमें आप अपने, यदि अपने छोटे छोटे प्रयास करते हैं उसके माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वो आप उसमें पोस्ट कर सकते हैं, हमें मैसेज भेज सकते हैं। और जो है मेरा एक गार्डन का पेज है इंस्टाग्राम पे, जिसको वाटिका आर्ट करके एक पेज बनाया है,
वो उसमें जैसे कोई चीजें बनाते हैं वेस्ट टू वंडर, जहाँ गार्डन में कोई चीजें सजाने के लिए, वो सारे इंस्पिरेशनल है। और वहीं से हमारी यात्रा शुरू हुई थी। तो वो पेज भी आप फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरा, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7889652242। इस पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे संपर्क कर सकते हैं कभी भी और किसी समय भी। शुक्रिया।